औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो जनाब, आज का लेक्चर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जो है वो एसे के ऊपर बात करेंगे। कल मैंने आपसे जो है वो पैराग्राफ, ठीक है जी, और एसे, इसका एक कॉमन सा डिफरेंस आपके साथ शेयर किया था, उसको रिवाइज कर रहा हूँ कि पैराग्राफ कॉन्टिन्यूसली चलेगा और अपनी मंजिल पे जाके रुकेगा, लेकिन ऐसे के अंदर एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स होंगे। तकरीबन 4 से 5 पैराग्राफ्स तो कम अज़ कम होते ही होते हैं। ठीक है जी, कम भी हो सकते हैं, कोई लाजमी नहीं है, फिक्स नहीं है तादाद, लेकिन छोटे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं। ठीक है जी, तो अगर एक ही पैराग्राफ चल रहा होगा, ठीक है जी, तो मटेरियल तो आप लिख आएंगे, लेकिन वो पैराग्राफ की डेफिनेशन में आएगा, लेकिन ऐसे की डेफिनेशन में नहीं आ रहा होगा। तो आज जो है वो हम ऐसे के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे जो है वो इसकी भी दो तरह की टाइप्स हैं, एक नॉर्मल ऐसे और दूसरा जो है वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे। ठीक है जी, एक नॉर्मल ऐसे और एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे। नॉर्मल ऐसे की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसा कि माई स्कूल पे आप एक टॉपिक लिखते थे, मटेरियल लिखते थे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है वो सेल फोन इज बेनिफिशियल और नॉट। ठीक है जी, अब के मोबाइल फ़ोन जो है ये फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह है, फ़ायदा मंद है या नहीं है, तो ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे बन गया। ज़्यादा दौलत या दौलत का होना ये फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह है। ठीक है जी, आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो फ़ायदा मंद है या नहीं है, ये क्या है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे हैं। अगर सिंपल टॉपिक आपसे वो टेस्ट कर रहा है तो वो फिर नॉर्मल ऐसे की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है जी, तो मज़ीद इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे के अंदर लिखना क्या क्या होगा, उसके बाद उसके जो आई के ऐप की बुक में ये कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, ये भी शॉर्टली मैं आपको पढ़ा देता हूँ, क्योंकि समझाना मेन ज़रूरी चीज़ है, बनिस्बत के थ्योरी पढ़ा के मैं आगे निकल जाऊँ। तो ऐसे के अंदर जो है इसको लिखते हुए ये 10 नंबर का या 20 नंबर का, जितने भी नंबर का आपके पेपर में आएगा वो मॉडल पेपर में आपने देख लिया होगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर तीन चीज़ें होंगी बेसिकली असल में। इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, उसके बाद इसकी बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपको आती हो, अगर आपको आती हो और पेपर में आपके पास टाइम हो, तो सबसे पहले जो है वो आप इसकी आउटलाइन बना लें। आउटलाइन आप कॉमन भी तैयार कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आपको नहीं आती और आप रिस्क पे ना जाएं, गलत ना लिखें, उससे बेहतर है कि फिर आप यही कुछ लिखें। ठीक है जी, क्योंकि जाहिर बात है ये तो आपको तैयार होगा ही होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन अगर तो आप नॉर्मल ऐसे का लिख रहे हैं तो उसमें तो आप उसका पर्पस बताते हैं कि इस ऐसे का मकसद क्या है। ठीक है जी, यानी कि लेट्स से आप एक टॉपिक लिख रहे हैं, नॉलेज इज़ पावर। तो नॉलेज इज़ पावर का मतलब क्या है, ये आपने उसे पहले 3-4 लाइनों में आप उसे समझाएंगे। ठीक है जी, कि नॉलेज इज़ पावर का मतलब है कि अगर किसी इंसान के पास इल्म है तो वो उस इल्म की बुनियाद पर, यानी कि ज़िंदगी में क्या क्या हासिल कर सकता है, कहाँ कहाँ उस इल्म को इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकता है, क्या तरक्की कर सकता है, कहाँ यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है जी, अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, ठीक है जी, अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा तो इंट्रोडक्शन जो है वो तीन चीजें बता रहा होगा। एक इंट्रोडक्शन सेंटेंस, ठीक है, दूसरा स्पोर्ट सेंटेंस, और तीसरा इसमें होगा
क्लेम स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब जो इंट्रोडक्शन सेंटेंस होगा, इंट्रोडक्शन सेंटेंस के अंदर बताना वही मेन मकसद ही है, लेकिन उसको बताने का एक तरीका है कि आप किसी कोटेशन के ज़रिए उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। आप किसी क्वेश्चन के ज़रिए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आगे चल के हम देखते हैं अभी बुक में, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट। उसके बाद स्पोर्ट सेंटेंस होता है जो मेन टॉपिक है। ठीक है जी, यानी कि लेट्स एक टॉपिक है वेल्थ के ऊपर, कि दौलत जो है वो ज़्यादा दौलत का होना फ़ायदा मंद है या नुकसान है, तो ये स्पोर्ट्स सेंटेंसेस के बारे में बता रहा होगा। और जो क्लेम स्टेटमेंट होगी वो लोगों की तशवीश होगी इस बारे में, यानी कि लोगों को जो उस बारे में ज़हनी टेंशन होगी वो बता रहा होगा। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं इंशाल्लाह, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ये पहले इसका बैकग्राउंड समझाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं थ्योरी पे आके बात करता तो हो सकता था वो क्लियर ना होता। सबसे पहले ये एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं। एन एसे इज अ ग्रुप ऑफ कोहेरेंट पैराग्राफ सपोर्टिंग द सेंट्रल आइडिया। कोहेरेंट होता है जुड़े हुए पैराग्राफ। जुड़े हुए का मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूसली पैराग्राफ्स लिखेंगे, नहीं। उसका मतलब है कोहेरेंट पैराग्राफ्स का मतलब ये है कि 2 3 4 पैराग्राफ्स मिलके एक ऐसे बनाते हैं। ग्रुप में क्या होती हैं, चीजों की कलेक्शन होती है, यानी कि ग्रुप ऑफ कोहेरेंट पैराग्राफ्स सपोर्टिंग द मेन आइडिया, यानी कि जो आपका टॉपिक है, जैसे कि ज्यादा दौलत का होना फायदा मंद है या नुकसान है, या माई स्कूल है। ठीक है जी, नॉलेज इज पावर है, कुरान के ऊपर आप लिख रहे हैं, किसी चीज के ऊपर भी आप लिख रहे हैं, तो जो भी पैराग्राफ्स आप लिख रहे होंगे वो जो आपका टॉपिक होगा उसी के बारे में होंगे, तो मेन टॉपिक के बारे में बता रहे होंगे, और एक से ज्यादा पैराग्राफ्स और वो मेन आइडिया को बता रहे हों। ठीक है जी। This means that an essay is not just a collection of paragraphs but is written to inform or draw attention to a point। यानी कि वही बात वो कर रहा है कि जो पैराग्राफ्स हैं वो आपके मेन टाइटल, मेन टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे। उसके बाद इस पैराग्राफ में जो उसने बात की है कि भाईजान आर्गूमेंट क्या होता है। आर्गूमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं दूसरे लोगों को वो अपनी बात मनवाने के लिए, राग़िब करने के लिए। ठीक है जी। तो वही जो चीज़ें ऑलरेडी हम इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। तो मेन काम की तरफ चलते हैं टाइम ज़ाया किए बिना। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन सेक्शन। ठीक है जी। आउटलाइन की बात इस स्टडी मटेरियल में तो उसने नहीं की, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं, तो अगर आसानी से आपको तैयार हो तो ठीक है लिखें, अदरवाइज जो है ना वो आप उसके चक्कर में ना पड़ें, ये ना हो कि वो फ़ायदा हासिल करते करते नुकसान कर लें। तो इंट्रोडक्शन जो है इसमें वो कहता है द ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ एसे इज सेट टू बी एन इंट्रोडक्शन, यानी कि सबसे पहले जो है वो पैराग्राफ जो लिखेंगे वो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होगा। ये 50 से 150 लफ्जों पर मुश्तमिल होता है। ये तो इसने बुक के अंदर एक लिख दिया है, लेकिन आप वही रिक्वायरमेंट फॉलो करेंगे टोटल ऐसे वर्ड्स की जो आई कैप आपको कहेगा। लाजमी नहीं है कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आपने 50 से 150 वर्ड्स लिखने हैं। आपकी समझ में अगर 4 फिक्रे आते हैं या 5 फिक्रे आते हैं, 10 फिक्रे, या जितने भी आपको समझ आ रहे होंगे इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में आपने वो लिखने हैं। ठीक है जी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज टू एस्टैब्लिश पर्पस, यानी कि आपने मकसद बयान करना है कि उस टॉपिक का मकसद क्या है। ठीक है जी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक अज्यूम कर लेते हैं एक टॉपिक, सोशल कॉस्ट ऑफ इलिटरेसी। अब इसका मकसद क्या है, सोशल कॉस्ट ऑफ इलिटरेसी। भाई क्या ये किसी खर्चे की बात कर रहा है? नहीं, किसी कॉस्ट की बात नहीं कर रहा। इलिटरेसी, गैर शरअ खानदगी की वजह से एक मुआशरे को किन नुकसानात का सामना करना पड़ता है। इलिटरेसी की वजह से, यानी कि गैर शरअ खानदगी की वजह से, लोगों के पढ़े लिखे ना होने की वजह से जो है वो एक घर को, एक मुआशरे को, एक मुल्क को, ठीक है जी, मजमूई तौर पे किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अंगेज द रीडर एंड स्टेट द मेन पॉइंट ऑफ द रिटन टेक्स्ट। तो अंगेज द रीडर का मतलब है कि पढ़ने वाले को सबसे पहले वो मकसद बताता है। जब पढ़ने वाले को मकसद समझ आता है तो उसका दिल करता है कि वो उस मटेरियल को आगे भी मजीद पढ़े। ठीक है जी। तो जैसा कि आपने YouTube के अंदर, एक वैसे इस टॉपिक सेट के एग्जांपल दे रहा हूँ, YouTube के ऊपर आपने जाके देखा होगा मोस्टली थंबनेल्स इस तरह के बनाए हुए होते हैं कि ऑटोमेटिकली आपका दिल करता है कि इस वीडियो को हम चला के देखें कि इसमें क्या ऐसा बयान किया गया है। ठीक है जी। अंगेज द रीडर, रीडर को, पढ़ने वाले को अपने साथ जोड़ना और उसे मेन पॉइंट जो है वो उसका बताना कि भाई जब वो उस
के साथ जुड़ेगा पढ़ने वाला पर्पस को समझ के, ठीक है जी, तो तजस्सुस बढ़ेगा पढ़ने वाले का और वो फिर उसकी डिटेल में जाएगा, तो जिससे उससे उससे मेन चीज़ की समझ आएगी, या वो पर्पस को पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि ये मैटी ऐसे जो है ये टॉपिक बयान क्या करना चाहता है, ठीक है जी। उसके बाद है कि ये तो है जी कि एक आम यानी कि नॉर्मल ऐसे जो है वो किस चीज़ के बारे में बताता है। अब वो कहता है कि अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे का मैंने आपसे शेयर किया, तो इसके अंदर कितनी चीज़ें होंगी जनाब, एक होगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, ठीक है जी। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद जो है वो इसके अंदर सपोर्टिंग सेंटेंस होंगे, ठीक है जी, सपोर्टिंग सेंटेंस होंगे, और उसके बाद इसमें क्लेम स्टेटमेंट होगी, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है इसने कि उसके सपोर्ट सेंटेंस और उसके बाद क्लेम स्टेटमेंट होगी। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है उसके अंदर क्या चीज़ें आ सकती हैं, स्टोरी, कोटेशन, एग्जाम्पल, फैक्ट और स्टैटिक्स, इवन a question. A powerful introductory sentence is also referred to as the hook which immediately grasps. इंट्रोडक्टरी सेंटेंस इस तरह का होना चाहिए कि जो दूसरे को अपनी तरफ मुतवज्जे कर ले। अब किस तरीके से इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, आर्गुमेंटेटिव ऐसे, दोबारा सुन लें, नॉर्मल ऐसे में सिंपल आप अपना मकसद बयान करेंगे कि ये टॉपिक क्या बताना चाहता है, ठीक है जी। तो जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है उसका जो इंट्रोडक्टरी पैरा होगा उसको आपने किस तरीके से लिखना है, किसी क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है जी। आप कोई ऑब्जर्वेशन बयान करके स्टार्ट कर रहे होंगे, कोई कोटेशन बयान करके स्टार्ट कर रहे होंगे, कोई फैक्ट्स बयान करके यानी कि कोई कैलकुलेशन बयान करके कोई स्टार्ट कर रहे होंगे। आस्क अ क्वेश्चन, आर रोबोट्स रिप्लेसिंग ह्यूमंस, यानी कि इस तरीके से आप एक टॉपिक को स्टार्ट कर रहे होंगे। दूसरे पैराग्राफ में जो है वो सपोर्टिंग सेंटेंस होंगे। लेट्स से पहली जो है वो एक टॉपिक है रोबोट्स के ऊपर हम बात करते हैं, तो इंट्रोडक्टरी पैरा जो होगा वो जिस तरीके से ये उन्होंने एक एग्जांपल दी है इस तरीके से स्टार्ट कर रहे होंगे हम, दो तीन चीज़ें इस तरह, चार चीज़ें लिखेंगे, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस इसी के अंदर आ जाएंगे। सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होंगे, वो उसने एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कि वो इंट्रोडक्शन बयान करने के बाद बताएगा कि रोबोट्स टू टेक 20 मिलियन जॉब्स बाय 2030, ठीक है जी, यानी कि 2030 तक 20 मिलियन जॉब्स जो है वो रोबोट्स के हवाले कर दी जाएंगी। इट इज इम्पेरेटिव टू थिंक दैट ह्यूमंस विल वन डे बी रिप्लेस्ड बाय दीज मशीन्स इन ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज के, यानी कि ये अब सपोर्ट कर रहा है उसी रोबोट के टॉपिक को कि रोबोट फायदेमंद है या नहीं। अब सपोर्ट कर रहा है कि भाई 2030 तक इतनी जॉब्स दे दी जाएंगी और इंडस्ट्री में से रोबोट रोबोट ही हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद है क्लेम स्टेटमेंट, तीसरे नंबर पे इंट्रोडक्शन सेक्शन में सबसे पहले ये पैरा, फिर स्पोर्ट सेंटेंस और फिर क्लेम स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो उसके बाद क्लेम स्टेटमेंट एक दावा होता है। क्लेम स्टेटमेंट क्या होता है, एक दावा होता है कि भाई ये हो सकता है कि इंसान के अंदर का डर हो सकता है कि अगर, अब क्लेम स्टेटमेंट क्या है, पहले पहले वो बता देगा इंट्रोडक्शन सेक्शन, फिर स्पोर्ट, उसकी स्पोर्ट में बात करेगा, तीसरा क्लेम स्टेटमेंट के भाई अगर रिवॉर्ड्स आ गए तो फिर इससे जो है वो इंसानी जॉब जो है, जो इंसान जिन जगहों पे काम कर रहा था उनकी जॉब खतरे में आ जाएगी, ठीक है जी। अब ये मिसाल के तौर पे आपने लिखा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, ठीक है जी। उसके बाद आपने जो है वो ठीक है ये कर लिया। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के बाद आपने यहाँ से उसकी सपोर्ट में दो फिक्रे चार फिक्रे लिखे, और उसके बाद आप आके जो है ना वो क्लेम स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है जी। अगर आप इसको इकट्ठा भी लिखना चाहेंगे तो उसमें मसला नहीं है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पैरा असल में चल रहा होगा, ठीक है जी। अगर आप इकट्ठा भी लिखना चाहेंगे इसको तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि नीचे बॉडी में आके बाकी पैराग्राफ्स बन जाएंगे। ये क्योंकि एक पैराग्राफ के अंदर आप उसके छोटे छोटे पैरास बनाना चाहें आपकी मर्जी है, इकट्ठा लिखना चाहें आपकी मर्जी है, ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब ये सिंपल सी चीज़ देखें, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो गया, फिर ये सपोर्ट सेंटेंस और क्लेम स्टेटमेंट को उसने जोड़ के बयान किया हुआ है इसके अंदर। तो रिपोर्ट्स टू टेक 20 मिलियन जॉब्स बाय दिस, और यहाँ से ये देखें, इन द वेक ऑफ दीज चेंजेस आर एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स आर लिविंग इन फियर ऑफ लूजिंग जॉब्स टू रिपोर्ट्स इन नियर फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल जो है वो उसमें इंसान को जॉब पे कोई नहीं रखेगा, हर कोई रिवॉर्ड्स के हवाले काम कर देगा। समझ आ गई जी।
एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं कि नॉर्मल ऐसे के अंदर सिंपल आप मकसद बयान करेंगे, टॉपिक का मकसद क्या है। और अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर उसका इंट्रोडक्शन सेक्शन जो होगा उसके अंदर तीन चीजें आएंगी। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आएगा, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को आपने किस तरीके से लिखना है बड़ी बेहतरीन मिसाल दी हुई है। उसके बाद सपोर्ट सेंटेंस होगा और उसके बाद क्लेम स्टेटमेंट होगी। सपोर्ट सेंटेंस और क्लेम स्टेटमेंट को मोस्ट कोशिश कीजिएगा जोड़ के ही लिखें। उसके बाद है बॉडी। तो बॉडी में जो है वो आप अगर नॉर्मल ऐसे है तो आप जाहिर सी बात है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद फिर उस पे मुख्तलिफ पैराग्राफ्स लिख रहे होंगे, लेकिन उसी टॉपिक के मुतल्लिक ही होंगे। लेकिन अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा मेरे भाई, तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर जो है वो आप जो है जो आपने क्लेम स्टेटमेंट यानी कि मुस्तकबिल में जो है वो लोगों की जॉब खतरे में हो सकती है उसके बारे में दलाइल देंगे। ठीक है जी। ऑन द क्लेम स्टेट बॉडी पैराग्राफ्स इलैबोरेट ऑन द क्लेम स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द क्लेम आर क्लेम स्टेटमेंट, यानी कि कुछ उसके हक में कुछ उसके खिलाफ। सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स जो हैं वो सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स होंगे। ठीक है जी। अब इसमें आर्गुमेंट्स किस तरीके से लिखने हैं उसके दो तरीके हैं। एक जो है वो कल मैंने आपको दो चीजें समझाई थी जनाब। एक जो है वो क्या होता है, कोई बात की जाती है, दूसरा उसका जवाब देता है और फिर उसकी तरदीद होती है। तो अब इसके अंदर वो कहता है ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन वेयर आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट आर अरेंज्ड इन सेपरेट पैराग्राफ्स, यानी कि एक पैराग्राफ में उसके हक में, दूसरे पैराग्राफ में उसके मुखालिफ कमेंट्स दिए जाते हैं। और एक होता है पॉइंट बाय पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ही पैराग्राफ के अंदर उसके हक और उसके खिलाफ स्टेटमेंट दी जाती है। ठीक है जी। और उसके बाद वो कहता है कि बॉडी के अंदर आप ट्रांजिशंस का यूज करेंगे जो कि पैराग्राफ्स में एक कनेक्टिविटी पैदा करेगा ऐसे के अंदर, ताकि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। यानी कि टाइम के हवाले से आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर, रिसेंटली, साइमल्टेनियसली, इस तरह के लफ्ज हम लिखते खुद भी यूज कर लेते हैं मोस्टली। उस पे जोर देने के लिए आफ्टर ऑल, इंडीड, समरी जो है इन ऑल, हैंस। तो ये इसको आपने को रटना तो खैर नहीं है, लिखते हुए जो मटेरियल आप तैयार कर चुके होंगे उसमें ये चीजें खुद ब खुद यूज होंगी। और उसके बाद होता है कंक्लूजन सेक्शन। सबसे पहली चीज होती है इंट्रोडक्शन। नंबर दो पे इंट्रोडक्शन जिस तरीके से लिखना है वो ऑलरेडी बहुत डिस्कस हो चुका। नंबर दो पे बॉडी। बॉडी तो जो मटेरियल आपके उस वक्त जहन में आ रहा होगा या आपने मटेरियल तैयार किया होगा वो आपने लिखना है। किस तरीके से लिखना है, ये तो तरीकाकार ये है उसमें कि आप एक पैराग्राफ में टॉपिक के हक में मटेरियल लिखें, दूसरे पैराग्राफ में उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। ठीक है जी। या ये हो सकता है कि एक ही पैराग्राफ में आप उसके हक में और अगेंस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है जी। और दोनों यानी कि कुछ लाइनें वो लिखनी कुछ वो लिखनी, फिर दूसरे पैराग्राफ में भी इसी तरीके से। कंक्लूजन ये होता है कि आपने समरी ऑफ एसे बतानी होती है, आपने उसका हल बताना होता है कि अगर मुआशरे में तालीम की कमी है, इलिटरेसी है, तो इसका हल क्या है। ठीक है जी। तो ये होता है कंक्लूजन सेक्शन। तो ये थ्योरी अब आप खुद इंशाल्लाह तवज्जो से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच। एक टॉपिक इस चैप्टर का रह गया है, इंशाल्लाह वो भी हम कवर कर रहे होंगे। तो इसको पढ़ें, अगर कोई मसला हो तो वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है और या चाहें तो ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।